तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास का टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। तो देखिए भाई साहब, जब मैं एक देश की टोटल डिमांड निकालू, टोटल डिमांड बोले तो एक देश में जितने भी लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में 145 करोड़ के आसपास की आबादी है। अब मैं अगर 145 करोड़ लोगों की डिमांड को जोड़ दूं कि कितनी डिमांड मैंने करी, कितनी डिमांड इसने करी, कितनी डिमांड उसने करी, कितनी डिमांड आपने करी, अगर हम देश के सभी लोगों की डिमांड को जोड़ दे तो जो निकल के आएगा उसी को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का सिंपल मतलब है एक देश के सभी लोगों द्वारा की गई डिमांड। अब अगर बताऊं मैं तो डिमांड बेसिकली तीन तरह की होती है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड एंड एक होता है एग्रीगेट डिमांड। जब डिमांड केवल एक पर्सन द्वारा की जाए, कि जब डिमांड मान लो केवल मैंने करी, या जब डिमांड मान लो केवल आपने करी, तो जब डिमांड केवल एक पर्सन द्वारा की जाए उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब डिमांड ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा की जाए, कि अब एक पर्सन की बात नहीं कर रहा, अब मैं बोल रहा हूं दो लोगों ने डिमांड करी, तीन लोगों ने, चार लोगों ने, पांच लोगों ने, छह लोगों ने, 10 लोगों ने, 50, 100, 1000, जब ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा लोगों की डिमांड की जाए उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। लेकिन इससे भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, कि जब डिमांड देश की टोटल पॉपुलेशन द्वारा की जाए, जितने भी लोग देश में रहते हैं, जब उन सबके द्वारा डिमांड की जाए तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। ठीक है, तो एक बार जरा आपको मैं इसका मीनिंग पढ़ाऊं तो यहां पर इसका मीनिंग क्या लिखा है। तो यहां पे जी साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड। यहां पे टोटल डिमांड का मतलब क्या है कि देश के सभी लोगों द्वारा की गई डिमांड। तो टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी इन अ ईयर, कि एक साल में एक देश में गुड्स एंड सर्विस की जितनी भी टोटल डिमांड हुई, सभी लोगों द्वारा डिमांड हुई, उसी को एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मेरे को देश की गवर्नमेंट ने, देश की सरकार ने, मोदी जी ने बोला कि प्रथम सर इस साल एग्रीगेट डिमांड निकालो और बताओ कि इस साल देश में कितनी एग्रीगेट डिमांड हुई, कैलकुलेट करके हमको बताओ। अब जब मुझसे बोला गया एग्रीगेट डिमांड निकालने को, तो मेरे माइंड में क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड। देखो वैसे तो एग्रीगेट डिमांड निकालने का अपना एक फॉर्मूला है, लेकिन अभी हम फॉर्मूले के ऊपर नहीं जा रहे, अभी इतने एडवांस लेवल पे बात नहीं कर रहे, अभी बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं कि मीनिंग के अनुसार एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि देश के सब लोग की डिमांड को जोड़ दो, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। तो अगर मेरे को एग्रीगेट डिमांड निकालने को बोला तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक इंसान के पास जाऊंगा, मैं हर एक इंसान के घर जाऊंगा एंड उनसे उनकी डिमांड पूछूंगा कि मैं इसके घर गया, इसके घर गया, मैं आपके घर भी आऊंगा एंड आपके घर आके आपसे पूछूंगा कि हाँ जी मिस्टर, या फिर जो भी हो, कि हाँ जी कितनी डिमांड करी। तो आप सब लोग, देश के सभी लोग मेरे को अपनी अपनी डिमांड बताएंगे एंड उनको जोड़ दूंगा, तो मैं एग्रीगेट डिमांड निकाल लूंगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम अराइज ये होती है, यहां पे समस्या अराइज ये होती है कि हर किसी को डिमांड का मीनिंग पता ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन के पास गया एंड मैंने उससे पूछा कि हाँ जी इस साल आपने कितनी डिमांड करी, तो बोलता है इस साल मैंने डिमांड करी कपड़ों की, इस साल मैंने डिमांड करी बाइक की, इस साल डिमांड करी आईफोन की, इस साल डिमांड करी मैंने पापा से गर्लफ्रेंड की डिमांड। यस एग्जैक्टली, इस पर्सन को डिमांड का मतलब पता ही नहीं है। इसको लगता है कि डिमांड का मतलब होता है इच्छाएं, कि हमसे हमारी इच्छाएं, हमसे हमारी वांट्स, डिजायर को पूछा जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब डिजायर या इच्छा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब होता है कि इस साल आपने क्या क्या खरीदा, या फिर इस साल आप क्या क्या खरीदने वाले हैं। इट मींस आपके पास खरीदने के लिए परचेजिंग पावर होनी चाहिए, आपकी जेब में इतना पैसा होना चाहिए कि आप उसे खरीद सको। जब तक परचेजिंग पावर नहीं है तब तक डिमांड नहीं है। डिमांड होने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर, खरीदने की पावर, क्रय शक्ति बोलते हैं हिंदी में, आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए।
अब यहां पे व्यक्ति बोल रहा है कि इस साल मैंने डिमांड करी गर्लफ्रेंड की कि गर्लफ्रेंड मिल जाए। अब एक गर्लफ्रेंड की डिमांड थोड़ी होती है भाई, गर्लफ्रेंड तो प्यार मोहब्बत करने से, ठीक है, ग्रीन फ्लैग बनने से मिलती है ना, नालायकों। सुनो तो मैं क्या कह रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि इस व्यक्ति को डिमांड का मतलब नहीं पता। मैं दूसरे पर्सन के पास गया, मेरे को लगा इसको पता होगा, मैंने उससे डिमांड पूछी कि हाँ जी आपने क्या क्या डिमांड करी। तो इस साल डिमांड करी मैंने इस वो भाई साहब बोलता है कि इस साल डिमांड करी मैंने कार की। मैं क्या पता कार खरीदी हो। तो इस साल डिमांड करी मैंने कार की, इस साल डिमांड करी मैंने कैमरे की, इस साल डिमांड करी मैंने श्रद्धा कपूर की डिमांड करी। वही वाली बात, ये अपनी इच्छाएं बता रहे हैं, इच्छाएं डिमांड नहीं होती। तो ऐसे तो मैं हर किसी के पास जाऊंगा तो लोग अनाप शनाप जो है आंसर बक रहे हैं, ठीक है। कोई वो बच्चे से पूछा मैंने डिमांड, भैया इस साल मैंने डिमांड करी डोरीमोन की, मेरे को डोलीमोन चाहिए, जिंदगी सवार दो एक नहीं बहार दो, नालायकों। तो ऐसे डिमांड में नहीं निकाल पा रहा था। हर किसी के पास घर घर जाकर जब मैं डिमांड पूछता था तो हर कोई मेरे को अलग अलग उल्टा सीधा जवाब देता था, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। तो हमने क्या करा, हमने एग्रीगेट डिमांड को निकालने के लिए एक तरकीब लगाई कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि इस साल आपने क्या क्या गुड्स एंड सर्विस खरीदी, या फिर इस साल आप क्या क्या गुड्स एंड सर्विस खरीदने वाले हैं। एंड जब आप गुड्स एंड सर्विस खरीदोगे तो उस पर खर्चा करोगे। तो अगर मैं ऐसे पूछूंगा आपने डिमांड कितनी करी, तो लोग अलग अलग आंसर देंगे। कोई श्रद्धा कपूर बोलेगा जो केवल मेरी है, समझ में आ गया, ठीक है। कोई कुछ और, कोई कुछ और, कोई कुछ और बोलेगा। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं लोगों से बोलूंगा कि भाई साहब ये बताइए इस साल आपने क्या क्या खर्चा किया या फिर क्या क्या खर्चा और करने वाले हैं। मैं लोगों से उनके खर्चे पूछूंगा, क्योंकि अगर मैं उनसे उनके खर्चे पूछूंगा तो उन्होंने खर्चे कहां किए होंगे, इन्होंने खर्चे गुड्स एंड सर्विस पे किए होंगे। अब जितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस वो लेके आए होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति बोला कि इस साल जो है मैं 10,000 रुपए गुड्स एंड सर्विस पे खर्च कर चुका हूं एंड 5,000 और करने वाला हूं। इट मीन्स ये भाई साहब बोले कि इस साल कुल मिला के मैं 15,000 गुड्स एंड सर्विस पे खर्च करूंगा। तो इट मीन्स क्या, इस साल इन भाई साहब ने 15,000 की गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की। समझ में आ गया। तो मैं लोगों से डिमांड वर्ड बोलूं भाई, क्योंकि बहुत लोगों को डिमांड का मतलब नहीं पता। अब डिमांड का मतलब केवल उनको पता होगा जो मुझसे ईको पढ़ते होंगे। अब जो मुझसे ईको पढ़ते ही नहीं है उनको डिमांड का मतलब पता ही नहीं, तो वो ऐसे अंट शंट आंसर बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो डिमांड वर्ड पूछने की बजाय अब मैं उनसे क्या पूछूंगा, अब मैं उनसे पूछूंगा कि इस साल आपने कितना गुड्स एंड सर्विस पे खर्चा किया, हमको वो बताइए। जितना खर्चा किया होगा उतनी ही उन्होंने गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की होगी। तो डिमांड वर्ड की बजाय अब मैं क्या बोलूंगा, खर्चा बताओ। क्या बताओ, खर्चा। तो अब जब मैं ऐसे हर एक इंसान के पास जाके उनसे उनके खर्चे पूछूंगा, उनसे उनका एक्सपेंडिचर पूछूंगा एंड मैं सभी के एक्सपेंडिचर को जोड़ दूंगा, तो मेरे को देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल पता चल जाएगा कि देश में कितनी एग्रीगेट डिमांड हुई। तो यहां पे क्या बोलता है, यहां बोलता है कि एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वही वाली बात आ गई कि गुड्स एंड सर्विस पे जो भी टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, इट मींस आप टोटल डिमांड बोल लो या फिर टोटल एक्सपेंडिचर, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो इसीलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ मनी which all sector of the economy are ready to spend on purchase of goods and service। अब ये सेक्टर कौन कौन से होते हैं इकोनॉमी के, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। ये सब जानते हैं, हालांकि मैं अभी आज आगे दोबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सेक्टर्स वर्ड को छोड़ो। मीनिंग क्या बोलता है कि एक देश में जितने भी लोग गुड्स एंड सर्विस पे पैसा खर्च करने को रेडी है या पैसा खर्च कर दिया, अगर मैं उन सबको जोड़ दूं, मैं उन सबके मनी को जितना वो खर्च करने वाले हैं मैं उनका टोटल कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। इसीलिए हम एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं या फिर टोटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो आगे जाके अब मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलूं या फिर एग्रीगेट डिमांड बोलूं तो इन दोनों का मतलब सेम है।
आप इसको एई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब जरा देखेंगे कि यहां पे मैंने बोला, अब थोड़ा मैं बात को और एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूं कि एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल सेक्टर्स, जो सभी सेक्टर्स, ऑल सेक्टर्स, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या है, जरा समझने का प्रयास करो। जब मैं लोगों से उनके खर्चे पूछ रहा था, तो जब मैंने सभी लोगों से उनके खर्चे पूछे तो मेरे को चला पता कि सभी के सभी खर्चे केवल 4 कैटेगरी खर्चे हैं। कि ये जो व्यक्ति खर्चा कर रहा है इस कैटेगरी वाला खर्चा, ये जो व्यक्ति ने खर्चा किया वो आएगा इस कैटेगरी में, इसका खर्चा इस कैटेगरी में, इसका खर्चा इस कैटेगरी में। इट मींस देश में जितने भी टोटल खर्चे होते हैं वो खर्चे केवल 4 टाइप के होते हैं, 4 कैटेगरी के खर्चे होते हैं। ठीक है, और वो कैसे होते हैं आइए मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। तो सुनो, हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, या फिर आपको पता हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। इट मींस एक्सपेंडिचर जितने भी देश में खर्चा हो रहा है वो कितने टाइप का होता है। तो सुनो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स आते हैं, हम इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं, दोबारा समझ लो। एक इकोनॉमी में बच्चों, एक देश में 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह के सेक्टर होते हैं। सबसे पहला देश में होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब होता है कंज्यूमर्स। हम लोग, तुम लोग कौन है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर वो व्यक्ति होते हैं जिनका काम केवल गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करना होता है, जिनका काम केवल बैठे बैठे ठूसना होता है, गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करना होता है। जबकि एक होता है फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर बच्चों वो सेक्टर होता है, फर्म सेक्टर वो होता है जिसका काम गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना होता है। ये गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करने वाले होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, जिनमें कंज्यूमर्स आते हैं। एंड फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इस समय जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप उस समय मोबाइल के उस पार, स्क्रीन के उस पार आप बैठ के लेक्चर देख रहे हो, आप उस समय कंज्यूमर हो, आप मेरे लेक्चर को कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो आप कंज्यूमर हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैं सर्विस क्रिएट कर रहा हूं, तो यहां पे इस समय मैं प्रोड्यूसर हूं। आप आएंगे हाउस होल्ड सेक्टर में और मैं आऊंगा फर्म सेक्टर में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देश में गवर्नमेंट भी होती है, सरकार भी होती है। सरकार भी देश में अलग अलग खर्चे करती है, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। एंड इसके अलावा आखिरी होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। भाई एक देश में कंज्यूमर है तुम लोग, एक देश में प्रोड्यूसर है मान लो मैं, एक देश में सरकार भी है गवर्नमेंट सेक्टर। इसके अलावा बच्चों आज का जो दौर है, आज का जो समय है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है। बोले तो कि आज की डेट में हमारा जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो बहुत सारे देशों के साथ है, जिनकी वजह से बहुत सारे देशों के साथ भी हम ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। चाइना के साथ, यूएस के साथ, यूके के साथ, बहुत सारे देशों से हमारी लेन देन होती है। तो आज की डेट में वो सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एंड उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इसमें हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है कि आज की डेट में खर्चे जो है, जो खर्चा कंज्यूमर करता है, फर्म करती है, गवर्नमेंट करती है, इसके अलावा एक खर्चा और होता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का होता है, बिकॉज हमारा आज की डेट में कनेक्शन बहुत सारे देशों के साथ भी है, जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कहते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं। अब ये चारों सेक्टर्स जो खर्चा करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म सेक्टर जो खर्चा करती है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार ने जो खर्चा किया उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। एंड जब मैं इन सभी खर्चों को जोड़ लेता हूं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट, जब मैं इन सभी खर्चों को जोड़ लेता हूं तो इन चारों प्रकार के खर्चों को जोड़ के मुझे क्या मिलता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो चलिए एक एक करके इन चारों खर्चे के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने का ट्राई करते हैं, थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो भाई, 4 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला कौन होता है जी? सबसे पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर। अब अगर मैं आपसे हाउस होल्ड सेक्टर की बात करूं
तो हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आते हैं? ये हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं कंज्यूमर्स। एंड कंज्यूमर कौन होते हैं? तो कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विस पे खर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंज्यूमर है, तो एक कंज्यूमर खर्चा कहां करेगा? एक कंज्यूमर खर्च करेगा अपने खाने पे, फूड पे, ठीक है। एक कंज्यूमर खर्च करेगा मान लो अपने क्लॉथ्स पे, कपड़ों पे। एक कंज्यूमर खर्च करेगा मान लो अपनी किताबों पे, ठीक है। मान लो वो अपने लिए घर में क्या लाया? अपने लिए घर में लाया फर्नीचर लाया, ठीक है। तो कपड़े पे, खाने पे, किताब पे, फर्नीचर, बेटा मान लो अपने लिए वो शूज लेकर आया, एक्सेट्रा। तो ये होता है कंज्यूमर के द्वारा किया गया खर्चा या हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया गया खर्चा, कि एक कंज्यूमर खाने पे, कपड़े पे, पहनने पे, इन सब पे खर्च करेगा, मोबाइल वगैरह पे खर्च करेगा। इसको बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया गया खर्चा, ठीक है। और हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है खाने पे, कपड़े पे, इन सब खर्चों को क्या नाम दिया गया है? तो इन सब खर्चों को बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? इन खर्चों को हम क्या बोलेंगे जी? इस खर्चों को बोला जाएगा क्या? इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके अलावा सेकंड है फर्म सेक्टर। फर्म का मतलब होता है प्रोड्यूसर, देश में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करने वाले। अब फर्म सेक्टर में जो प्रोड्यूसर्स है वो कहां खर्चा करते हैं? तो जो प्रोड्यूसर है वो खर्चा करेगा, मान लीजिए वो खर्चा करेगा लैंड पे, भाई प्रोडक्शन करने के लिए जमीन खरीदी। वो खर्च करेगा मशीन पे, कि प्रोडक्शन करने के लिए मशीन खरीदी। प्रोडक्शन करने के लिए कुछ टूल्स खरीदे, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे। तो जो फर्म सेक्टर है वो फर्म सेक्टर मोस्टली अपना खर्चा कहां करेगा? लैंड पे, मशीन पे, टूल्स पे, इक्विपमेंट पे, ताकि देश में प्रोडक्शन कर सके। तो फर्म सेक्टर के द्वारा किया गया खर्चा को हम बोलते हैं, इस प्रकार के खर्चे को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड, इट मींस वो एक्सपेंडिचर जो देश में प्रोडक्शन करने के लिए किया गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं लोगों के पास जाके उनसे उनके खर्चे पूछ रहा था, तो एक पर्सन ने मुझसे बोला कि इस साल मैंने अपना खर्चा खाने पीने पे, कपड़ों पे, ठीक है, घूमने घामने पे, ठीक है, मोबाइल पे, ठीक है, फर्नीचर पे, यहां वहां मैंने खर्चा किया। तो मैं समझ गया कि उसने जो खर्चा किया वो इस वाली कैटेगरी में आएगा, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जब मैं दूसरे पर्सन से उसका खर्चा पूछा कि हाँ भाई आपने कहां कहां खर्चा किया, तो बोलता है इस साल मैंने जमीन खरीदी, इस साल मैंने मशीनें मंगाई, इस साल मैंने रॉ मटेरियल कच्चा माल मंगाया, इस साल मैंने जो है टूल्स मंगाए, इक्विपमेंट्स मंगाए, बिकॉज मेरे को अपना बिजनेस चालू करना है। तो मैं समझ गया कि पहले वाले पर्सन का खर्चा अलग था, वो खर्चा उसने अपने कंजम्पशन के लिए किया, एंड इस वाले पर्सन का खर्चा अलग है, ये खर्चा इसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया, ये खर्चा इसने प्रोडक्शन करने के लिए किया। तो इसके खर्चे को नाम दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी प्रकार जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे को देखा कि देश में एक खर्चा और होता है जिसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चा। तो जब मैं सरकार के पास गया, क्योंकि मोदी जी ने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने मुझसे कहा था कि देश में जितने भी लोग हैं उन सबसे खर्चा पूछो। अब देश के लोगों में मोदी जी आप भी तो आते हो, और आप क्या हो? आप सरकार हो, तो आपसे भी तो आपका खर्चा पूछना पड़ेगा ना कि हाँ जी नेताओं लोगों ने क्या क्या खर्चा किया। इट मींस सरकार ने क्या खर्चा किया, तो सरकार के भी खर्चों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब सरकारी खर्चों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना कि मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। तो जब हमने मोदी जी से या फिर सरकार से उनका खर्चा पूछा, तो सरकार कहती है कि देखो हमने दो प्रकार के खर्चे किए। सरकार क्या बोलती है? सरकार कहती है कि देखो प्रथम सर, हमने जो है वो दो प्रकार के खर्चे किए हैं। मैंने बोला कौन कौन से? एक मिनट रुकना, मैं प्रॉपर स्केल से बना रहा हूं। हाँ जी, कि हमने दो प्रकार खर्चे किए। पहला खर्चा हमने जो किया वो किया देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। पहला खर्चा हमने किया किसके लिए? देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला कि पहला खर्चा हम लोगों ने किया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने देश में स्कूल बनवाए, ठीक है। हमने देश में
हॉस्पिटल बनवाए, ठीक है, हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया, हम देश में मेट्रो लाए, हमने मेट्रो पे खर्चा किया। तो इन्होंने अपने खर्चे बोले, एक हो गए ये वाला खर्चा, हॉस्पिटल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक, रोड, रेलवे, ब्रिज, मेट्रो वगैरह। एंड बोले कि इसके साथ साथ हम जो और भी खर्चा करते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि हमने खर्चा किया देश में लॉ एंड ऑर्डर पे, हमने सुप्रीम कोर्ट पे खर्चा किया, हमने हाई कोर्ट पे खर्चा किया, हम उनके जज को सैलरी पे करते हैं, हमने लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा किया, हमने पुलिस वाले तैनात किए, हम उनको सैलरी पे करते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि हमने गरीबों को सब्सिडी दी, हमने सब्सिडी पर खर्चा किया। तो इन्होंने कुछ कुछ खर्चे ऐसे भी बोले। अब इन दोनों खर्चों में अंतर है। ये लॉ एंड ऑर्डर पे होने वाला खर्चा, गरीबों को सब्सिडी देने वाला खर्चा, सरकार के इस प्रकार के खर्चे को, सरकार के इस प्रकार के खर्चे को हम लोग बोलते हैं कि सरकार ने जो खर्चा किया, ये खर्चा सरकार ने कंज्यूमर गुड्स पे किया, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा कि ये सरकार का क्या है, ये सरकार का एक प्रकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार ने जो खर्चा किया, इस खर्चे से डायरेक्टली देश का विकास नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली देश का विकास नहीं हो रहा। इस प्रकार के खर्चे को सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है सरकार का, तो सरकार खर्च तो करती है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ही स्लो देखने को मिलता है। डायरेक्टली इसका देश के विकास पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, रोड बनवाए, बैंक बनवाए, मेट्रो बनवाई, इन सब का जो इंपैक्ट है वो डायरेक्टली देश के विकास पर पड़ता है। एंड इस प्रकार के खर्चों को बोलते हैं सरकार का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्या बोला मैंने, इसको मैंने बोला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार का बच्चों क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सरकार जो खर्चे करती है, सरकार दो प्रकार के खर्चे करती है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों खर्चों को जोड़कर ही क्या बनता है, इन दोनों खर्चों को जोड़कर बनता है गवर्नमेंट सेक्टर या फिर सरकारी सेक्टर का खर्चा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया ये भी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, एंड यहां लिखा इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। लेकिन सुनो, अब जरा थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है एंड ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, सुनना ध्यान से, ये मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट सेक्टर की, कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोग तुम लोग भी आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ने अपने कंजम्पशन पे जो खर्चा किया वो ये होता है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने, प्राइवेट कंपनीज ने, प्राइवेट फर्म में अपने प्रोडक्शन पे जो खर्चा किया वो ये वाला है। तो ये दोनों खर्चे प्राइवेट एक्सपेंडिचर है एंड ये वाला खर्चा सरकार का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। इकोनॉमी में कुछ इस प्रकार ही पढ़ते हैं। मैं चाहता तो आपको ऐसे भी बोल सकता था कि एक होता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाते, बिकॉज फिर आप चार सेक्टर समझ नहीं पाते। आप बोलते केवल तीन सेक्टर है, प्राइवेट अलग, गवर्नमेंट अलग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग, बट ऐसा नहीं है। इकोनॉमी में चार सेक्टर है। प्राइवेट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये है, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के दोनों खर्चों को एक साथ जोड़ दिया कि गवर्नमेंट का कंजम्पशन और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को एक साथ जोड़कर क्या बोल दिया, इसको बोल दिया, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया और इन दोनों को एक साथ जोड़कर क्या बोल दिया, इसको बोल दिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चा। लेकिन याद रखना, सरकार भी कंजम्पशन पे खर्चा अलग करती है एंड इन्वेस्टमेंट पे खर्चा अलग करती है, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, अगर मैं थोड़ा और बताऊं तो बताओ, सरकार ने ये जो खर्चा किया कंजम्पशन एक्सपेंड, इन्हें क्या बोलेंगे, इनको बोला जाएगा सरकार की कंजम्पशन गुड्स। ये क्या होती है, ये होती है कंजम्पशन गुड्स। और ये जो है कि सरकार ने स्कूल पे, अस्पताल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया, इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा सरकार की कैपिटल गुड्स। इन्हें क्या बोले, देखो मैं काफी डिटेल में लेके जा रहा हूं तो कुछ भी बात छूटा ना।
तो इन्हें सरकारी कंजम्पशन गुड्स बोलूंगा। तो कंजम्पशन गुड्स पे होने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड ये क्या है, सरकार की कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होती है जो देश में हमारे मतलब विकास को आगे लेके जाएगी, डेवलपमेंट को आगे लेके जाएंगी, सरकार की कैपिटल गुड्स। एंड कैपिटल गुड्स फॉर एग्जांपल स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे होने वाला खर्चा सरकार का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड होपफुली ये सारी बातें समझ में आपको आ रही होगी। अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मेरे को बहुत ही बेसिक से लेके जाना पड़ेगा, अब आप थोड़े बड़े बच्चे हो चुके हो एंड ये सारी बात समझ में आपको आ रही होगी। इन्हें बोलूंगा गवर्नमेंट की कैपिटल गुड्स, इन्हें गवर्नमेंट की कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स वो होती है जो हमें कोई इतना अच्छा बेनिफिट नहीं देती, बस हमने उसे कंज्यूम कर लिया, हम सेटिस्फाई हो गए, कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होती है जो हमें बेनिफिट देती है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। अब स्कूल से, अस्पताल से, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मिलेगा, इससे देश आगे बढ़ेगा, इससे देश को बेनिफिट मिलेगा, इससे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अगेन मैं एक बात दोबारा बोल दूं, ये प्राइवेट सेक्टर का खर्चा है, ये भी प्राइवेट सेक्टर का खर्चा है, ये गवर्नमेंट का खर्चा है। प्राइवेट का अलग, प्राइवेट के दो कंपोनेंट में आ जाते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं दो कंपोनेंट, बट उनको जोड़कर पूरा एक बना दिया। अब तीसरा खर्चा जो होता है वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अब मेरी बात सुनो, अब वापस अपनी कहानी पे आते हैं कि मैं हर एक इंसान के पास जा रहा हूं और मैं हर एक इंसान के पास जा जाके उनसे उनके खर्चे पूछ रहा हूं। तो मैंने खर्चा, वो भाई मैंने ये खर्चा हो गया, ये हो गया, इवन मैंने सरकार को भी पकड़ लिया एंड मैंने सरकार से भी उनके खर्चे पूछ लिए। तो ऐसे करते करते लगभग मैं देश के हर नागरिक के पास पहुंच गया था एंड मैंने देश के हर व्यक्ति से उसका खर्चा पूछ लिया। लेकिन ऐसे करते करते मेरे को देश में एक ऐसा नागरिक दिखा कि जिससे मैंने उसका खर्चा पूछा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को देश में दिखी एक प्यारी सी सुंदर सी गोरी मतलब एक प्यारी सी सुंदर सी गोरी मैम दिखी। गोरी मैम का मतलब अंग्रेजी मैम, इट मीन्स बाहर से आए हुए मुझे कुछ फॉरेनर्स दिखे एंड मैं देखा कि यार ये भी तो इस समय हमारे देश में है एंड ये भी तो हमारे देश में आए हैं, तो कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे होंगे, तो इनसे भी इनका खर्चा पूछना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यहां पे खर्चे का मतलब पता है क्या है, यहां पे खर्चे का मतलब यह है कि आपके देश की बाउंड्री में, आपके देश के अंदर क्या क्या खर्चा हुआ। ठीक है, तो उसमें अपने देश के लोग तो आएंगे ही आएंगे, जो 145 करोड़ लोग हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा जो बाहर से फॉरेनर्स वगैरह इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया में आके खर्चा कर रहे हैं, भाई साहब उन खर्चों को भी जोड़ना पड़ेगा एंड उनके द्वारा किया गया खर्चा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में आएगा। अब जरा मेरी बात सुनो, जब बाहर का पर्सन इंडिया में कुछ खर्चा करता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। अब आप बोलोगे भैया एक्सपोर्ट का तो मतलब होता है कि जब हमने कोई वस्तु बाहर भेजी, हमने कोई इंडिया में गुड्स बनाई, उसको बाहर बेचा, उसको एक्सपोर्ट बोलते। जी हाँ, आप सही हो, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के मीनिंग को थोड़ा और डिटेल में लेके जाओ, एक्सपोर्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक्सपोर्ट के मीनिंग की दो कंडीशन, दो शर्तें हैं, वो दो शर्तें पूरी हो जाएगी, एक्सपोर्ट का मीनिंग हो जाएगा। एक्सपोर्ट का सिंपल सा मीनिंग है कि जो वस्तु हम बेच रहे हैं वो वस्तु इंडियन होनी चाहिए, और सुनना बहुत ध्यान से, जो वस्तु खरीदने वाला है वो पर्सन बाहर का होना चाहिए। फिर भले ही मैं यहां से वस्तु उन्हें भेजूं या फिर वो खुद इंडिया में वस्तु लेने आ जाए, अगर वस्तु पर खर्चा करने वाला पर्सन बाहर का है और वो वस्तु इंडिया की है तो उस खर्चे को एक्सपोर्ट कहा जाएगा। अरे सिंपल सी बात, मेरी बात सुनो भाई, आजकल आपको पता है खाने के मामले में जोमेटो एंड स्विगी चालू है। तो एक बात बताओ, या तो मैं अपनी बाइक उठाऊं बुलेट और बाहर जाऊं होटल में खाना लेके आऊं, या फिर मैं ऑर्डर कर दूं कि जोमेटो से कि वो खाना यहां पे लेके आ जाए। दोनों ही केस में खाना कहां से आ रहा है, खाना बाहर से आ रहा है ना। चाहे मैं लेने जाऊं या चाहे वो लेके आ जाए, खाना कहां का हुआ, बाहर का हुआ। सिमिलरली एक्सपोर्ट तो होता है, चाहे बाहर का बंदा इंडिया में सामान लेने आ जाए
या फिर हम उनको सामान वहां भेज दे। सामान तो इंडियन ही है ना, और खरीदने वाला कौन है, बाहर का बंदा है ना, तो एक्सपोर्ट कहा जाएगा। तो बाहर के फॉरेनर्स इंडिया में आकर जितना भी खर्चा करते हैं ना, उस खर्चे को एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो बाहर के लोग इंडिया में आए होंगे और बाहर के लोगों ने इंडिया में आके खर्चा किया होगा, तो उसके खर्चे को, बाहर के लोगों के द्वारा खर्चे को हमने क्या बोला कि हमने उनके खर्चे को एक्सपोर्ट बोल दिया, कि बाहर के लोगों ने इंडिया में खर्चा किया, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ठीक है। अब इस एक्सपोर्ट में से हमें माइनस करना पड़ेगा इंपोर्ट को। इस एक्सपोर्ट में से क्या करेंगे, माइनस इंपोर्ट को। अब इंपोर्ट क्या होता है, हमने जो खर्चा बाहर के देशों में किया या हमने जो खर्चा बाहर की वस्तुओं पर किया, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझना कि मान लो बाहर के लोग इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया में खर्चा किया। जब बाहर के लोग इंडिया में खर्चा करेंगे उसे बोलेंगे एक्सपोर्ट। उसे क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। तो मान लो बाहर के लोगों ने इंडिया में 2000 करोड़ का खर्चा किया। अब हम लोग भी बाहर गए थे, इंडियन लोगों ने बाहर खर्चा किया। बेटा मान लो हम लोगों ने बाहर के देशों में 1500 करोड़ का खर्चा किया। तो बताओ अल्टीमेटली बाहर के लोगों ने इंडिया में कितना खर्चा किया, 500 करोड़। वो 2000 करोड़ रुपए इंडिया में खर्च कर गए थे, लेकिन फिर हम भी तो जाकर उनको 1500 करोड़ रुपए दे आए ना, हमने भी वहां पर खर्चा कर दिया ना। तो अल्टीमेटली बाहर के लोगों ने इंडिया में कितना खर्चा किया, 500 ही तो किया। 2000 लाए थे, 1500 हम वापस देके आ गए। 2000 वो लाए थे, 1500 हम वापस देके आ गए। तो अल्टीमेटली वहां से कितना आया, 500 करोड़ आया। इसको बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो बचता है उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो खर्चा करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो खर्चा करता है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके, उसको बच्चों बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, या फिर आप इसको बोल देंगे नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया, आप क्या बोल देंगे इसको, नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो कुल मिला के 4 खर्चे होते हैं। जब मैं इन चारों खर्चों को जोड़ लूंगा तो जो मेरे पास निकल के आएगा वो आएगा देश की एग्रीगेट डिमांड, कि देश की एग्रीगेट डिमांड इतनी है या फिर देश का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इतना है। होपफुली ये चारों खर्चों के बारे में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहे तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लीजिए, ये 4th सेक्टर है एंड ये हो गए इनके खर्चे। ठीक है, चलिए अब वापस से अपने नोट्स पे आते हैं। लिख लिख के मैंने आपको ये सारा समझा दिया, पढ़ा दिया। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारे चारों खर्चे हो गए। आप चाहो तो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसकी भी आप एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक, तो अब मैं आपको बताऊं, तो हमारे चारों खर्चे होते हैं, हम इन चारों खर्चों को डिनोट करते हैं ऐसे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग डिनोट करते हैं C से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को I से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को G से, एंड नेट एक्सपोर्ट को शो करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, X माइनस M से। ठीक है, तो इन सभी को मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है जी, मेरे को मिलता है एक्सपेंडिचर, मेरे को मिलता है खर्चा। ठीक है, अब मेरे को जो है पढ़ाते पढ़ाते एक बात बीच में याद आ गई कि एक बार क्या हुआ, एक बार हुआ कि मैं सुबह सुबह उठा एंड सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, सुबह सुबह उठा, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले हम ब्रश करते हैं, कोलगेट करते हैं। मैंने कोलगेट किया एंड कोलगेट करके मैं जो है वॉकिंग के लिए या साइकिलिंग के लिए जिम जाता हूँ। तो मैं इंडिया गेट गया एंड जैसे ही मैं इंडिया गेट पे साइकिलिंग कर रहा था, घूम रहा था, तो वहां पर पता है मुझे कौन दिखा, वहां पर मेरे को मेरी एक्स दिखी। एक्स समझते हो ना, हमारी पुरानी गर्लफ्रेंड। वहां पर मेरे को मेरी एक्स दिखी, एक्स मिली, और एक्स जैसे ही मेरे को मिली तो उसको देखते ही भाई साहब मेरा तौबा तौबा, उसको देखते ही मेरे को मेरे सारे के सारे खर्चे याद आ गए, सारे के सारे एक्सपेंडिचर याद आ गए जो भी मैंने आज तक उसके ऊपर किए थे। ठीक है, एंड बस फिर थोड़ा मेरा मूड खराब हो गया, साइकिलिंग वाइकलिंग करी नहीं, वापस से घर पे आके आ गया और आके आपको पढ़ाने लग गया। ठीक है, तो बताओ मैंने क्या बोला कि मेरी कहानी आज की ये हुई कि मैं सुबह सुबह उठा एंड सुबह सुबह उठ के मैंने क्या किया, मैं सुबह सुबह उठा
एंड सुबह सुबह उठ के मैंने कोलगेट किया, एंड कोलगेट करके मैं कोलगेट करके मैं सुबह सुबह उठा, आज मैं उठा एंड सुबह सुबह उठ के मैंने कोलगेट किया, एंड कोलगेट करके मैं इंडिया गेट पहुंचा, एंड जैसे ही मैं इंडिया गेट पहुंचा वहां पे अपनी मैं एक्स से मिला, एंड जैसे ही मैं एक्स से मिला, एक्स से मिलते ही मेरे को मेरे सारे के सारे खर्चे याद आ गए, एंड इससे मेरे को एक्सपेंडिचर मेथड का या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के चारों कंपोनेंट याद हो गए। तो सिंपल सी कहानी है, सुबह सुबह उठा, कोलगेट किया, इंडिया गेट गया, अपनी एक्स से मिला, और एक्स से मिलते ही सारे के सारे खर्चे याद आ गए। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कैसी लगी मेरी कहानी? मजा आया? भैया मजा नहीं आया। आपकी एक्स को देख के हम भी थोड़े दुखी हो गए। चलो भाई, ये कंपोनेंट्स आप इसको पढ़ लेंगे। अब थोड़ी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। अभी मैंने पढ़ाया एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला हाउस होल्ड सेक्टर जो कंज्यूमर्स का होता है, जिसमें कंज्यूमर्स आते हैं। दूसरा फर्म सेक्टर, ठीक है। तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, एंड चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अब सुनो, इन सेक्टर्स के बेस पे, इन सेक्टर के आधार पे इकोनॉमी 3 तरह की होती है, 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। सबसे पहला होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी। मान लीजिए अगर हमारे देश में केवल हाउस होल्ड सेक्टर है, इट मींस केवल कंज्यूमर्स है, एंड फर्म सेक्टर है, इट मींस केवल प्रोड्यूसर है, देश में गवर्नमेंट नहीं है, एंड देश में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं है। इट मींस ना देश में सरकार है, ना सरकारी खर्चा है, ना देश में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ना ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। केवल देश में 2 ही लोग हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की इकोनॉमी को बच्चों बोलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी, या फिर उसको बोलूंगा मैं प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी। प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी क्यों बोला? प्राइवेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको बताया था मैंने कि हाउस होल्ड एक प्राइवेट खर्चा है एंड फर्म भी एक प्राइवेट खर्चा है। देखो ना, हमने यहां पढ़ा था कि हाउस होल्ड सेक्टर ने जो खर्चा किया कौन सा है? ये प्राइवेट खर्चा, एंड फर्म ने जो खर्चा किया ये भी कौन सा है? प्राइवेट खर्चा। तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला? प्राइवेट, ठीक है। गवर्नमेंट खर्चा कोई है ही नहीं। दूसरा, इसको मैंने क्लोज इकोनॉमी क्यों बोला? बिकॉज यहां पे हमारा दूसरे देशों के साथ कोई संबंध नहीं है, यहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर नहीं है, दूसरे देशों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्लोज है, बंद है। तो उसको बोलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी या फिर प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी। लेकिन मान ली, और इस केस में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा? इस केस में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होगा, या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहां पे जो हमारा एडी क्या होगा? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, केवल 2 सेक्टर। अच्छा, अब होता है 3 सेक्टर इकोनॉमी, कि जब हमारे देश में हाउस होल्ड भी है, फर्म भी है, एंड इस बार गवर्नमेंट सेक्टर भी है, तो उसको बोलूंगा 3 सेक्टर इकोनॉमी या फिर क्लोज इकोनॉमी। अब यहां पे मैंने प्राइवेट वर्ड हटा दिया, अब इकोनॉमी केवल क्लोज है, बिकॉज अब दूसरे देश के साथ कोई संबंध नहीं है, बाकी तीनों सेक्टर अपने देश में है, तो इकोनॉमी अब केवल क्लोज बोली जाएगी, ठीक है। एंड यहां पे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड फिर लास्ट होता है हमारा क्या? 4 सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे हाउस होल्ड भी होता है, फर्म भी होता है, गवर्नमेंट भी होती है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी होता है, ठीक है। हम इसको ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि अब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, अब दूसरे देश के साथ भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, बिकॉज अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी आ गया। एंड यहां पे एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। वही कोलगेट किया, इंडिया गेट गया, अपनी एक्स से मिला, एंड एक्स से मिलते ही सारे के सारे खर्चे याद आ गए, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं अभी आज की क्लास में, वैसे मैंने टॉपिक पूरा पढ़ा दिया, लेकिन अब जो मैं आपको बताता हूं कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं एंड इसका डायग्राम कैसे बनता है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं 3 सेक्टर इकोनॉमी इस पे भी आऊंगा कि इसे कैसे निकालते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनता है।
मैं फोर्थ सेक्टर पर भी आऊंगा कि इसमें ईडी कैसे निकालते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनता है। लेकिन अभी आगे आने वाली क्लास के लिए, बिकॉज अभी हमें आगे बहुत कुछ पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो उसके लिए अभी बस ये जान लेते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड किस प्रकार निकलता है और उसका डायग्राम कैसे बनता है। ये 3 और 4 सेक्टर में आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में कराऊंगा जब इनका टाइम आएगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है आज का कि एग्रीगेट डिमांड किस प्रकार निकालते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। चलिए समझने का अच्छे से जो है सब बच्चे प्रयास करेंगे। देखो भाई, तो हालांकि मैंने, अगर आपने लेक्चर्स देखे हो मेरे पुराने वाले, तो मैंने उन सब में बात कर रखी है कि एक होती है देश में इनकम, इनकम बोलो या फिर क्या देश का बोलो जीडीपी, इनकम को शो करते हैं वाई से, या फिर आप क्या बोलेंगे तो जीडी बोलेंगे। दूसरा, देश में होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा, देश में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड अगर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ दूं तो देश में क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। हम टू सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे टू सेक्टर में केवल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे एंड इन दोनों को जोड़ के एग्रीगेट डिमांड आ जाए। लिखा है ना कि टू सेक्टर इकोनॉमी में केवल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ही जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इनकम की बात करते हैं। अब देखो, ये जो वैल्यूज है, कंजम्पशन की वैल्यू लिखने वाला हूं मैं, ये इन्वेस्टमेंट लिखने वाला वैल्यू, ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। हालांकि मैं अपने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। कंजम्पशन फंक्शन मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मैं यहां पे डीप में नहीं जाऊंगा, मैं बस इनकी लिख दूंगा वैल्यूज। लेकिन इनकी एक्चुअल में वैल्यूज मैं ये क्यों लिख रहा हूं, इसकी बात हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स देख रखे हैं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे तब भी क्लास में समझ में आपको आ जाएगा। देखो भाई, मान लो इनकम इस समय देश में मेरी 0 है, फिर इनकम बढ़ के 100 हुई, इनकम बढ़ के 200 हुई, इनकम बढ़ के 300, इनकम बढ़ के 400 और इनकम बढ़ के हो गई 500। ये हमारी इनकम है। अब अगर इनकम 0 है, अगर इनकम 0 है तो इंसान क्या कुछ कंज्यूम नहीं करेगा। अगर आपकी कुछ इनकम नहीं है, आपके जेब में कुछ पैसा नहीं है, तो आप क्या कुछ कंज्यूम नहीं करोगे। भाई कंज्यूम तो करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ भी नहीं कमाता, मैं बेरोजगार हूं, तब भी अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो मैं कंज्यूम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 40 रुपए का कंजम्पशन करता हूं अपने आप को जीवित रखने के लिए, कुछ ना कुछ कंज्यूम करूंगा, मान लो 40 रुपए। अब बात कर रहा हूं मैं देश के लेवल पे, तो मैं उसको बोल दूंगा 40 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अभी सिंपल समझ लो, तो इनकम भले 0 है, हम तब भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। एंड इस प्रकार की कंजम्पशन को बच्चों बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हमने डिस्कस कर रखा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है, जब इंसान की इनकम 0 हो एंड 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी इंसान कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इंसान की इनकम बढ़ी, अब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है, आप कंजम्पशन करते हैं ज्यादा, इनकम बढ़ी 100। भाई मान लो कंजम्पशन मैंने बढ़ा दिया 80 रुपए से, 40 का मैं कंज्यूम करता ही करता था, अब मैं 80 रुपए से कंजम्पशन और कर रहा हूं, अब मैं कंजम्पशन कितना कर रहा हूं 120। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, भैया अगर आप कुछ नहीं कमा रहे, अगर आप कुछ नहीं कमा रहे तो आप कंजम्पशन कैसे कर रहे हो 40 का। तो भाई मेरे पास कुछ सेविंग भी तो होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोविड-19 आया था एंड लॉकडाउन लगाया गया था, तो लॉकडाउन वाले केस में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, 2 महीने 3 महीने 6 महीने लोग बेरोजगार थे। उस समय उन लोगों की इनकम 0 थी, लेकिन क्या उन लोग के पास सेविंग नहीं थी, उन लोगों ने अपना पैसा सेव कर रखा था भाई। एंड उस लॉकडाउन के टाइम पे हमारी इनकम 0 थी, हम सेविंग में से पैसा निकाल निकाल कर अपने जो है जीवन चला रहे थे। तो जब इनकम 0 हो हम तब भी कंज्यूम करते हैं, ये पैसा कहां से आता है, सेविंग में से। इनकम मेरी 100 है लेकिन खर्चे मेरे अब भी ज्यादा, इनकम केवल 100 कमा रहा हूं, खर्चा मेरा 120 है, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा और कहां से आ रहे हैं, सेविंग में से। इनकम 200 हो गई, मान लो खर्चा मेरा बढ़ के 200 हो गया। इनकम 300, मान लो खर्चा बढ़ के 280। इनकम 400, मान लो 360 खर्चा। इनकम 500, मान लो खर्चा मेरा 440, 440। यहां मैंने क्या क्या है, यहां मैंने पहले जो अपना खर्चा रखा है 40, उसके बाद मैंने बार बार 80 रुपए से अपने खर्चों को बढ़ाया है।
ये बात हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी समझ लो। मैंने अपनी रखी, मान लो पहले कंजम्पशन 40, उसके बाद मैंने 80 रुपए से अपने कंजम्पशन को बढ़ाया है। चलो ये हो गया कंजम्पशन। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब सुनिए, ये बात सुनना बहुत ध्यान से। जेएम कीन्स के अनुसार शॉर्ट रन में हम अपनी कंजम्पशन को मान रहे हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है, मैं अपने लेक्चर्स में कवर कर चुका हूं, फिर भी सुन लो। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो होती है जो हमारी इनकम पर डिपेंड नहीं करती। इनकम मेरी बढ़े या इनकम मेरी घटे, मेरी इन्वेस्टमेंट को इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को जो इन्वेस्टमेंट करनी है मैं वही इन्वेस्टमेंट करूंगा। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यहां मान लीजिए हमने मानी 40 कि इनकम भले 0 हो 100 कुछ भी हो, मान लो मैं 40 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मैं हर बार 40 रुपए की इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूं। मैं इन्वेस्टमेंट को ना तो बढ़ा रहा ना तो घटा रहा। तो इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे, इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एंड ये इनकम के हर लेवल पे कांस्टेंट रहती है। एंड जेएम कीन्स बोलते हैं कि हम शॉर्ट रन के अंदर, क्योंकि अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हम मान रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। एंड 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, 2 सेक्टर इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन का मतलब होता है कम समय। 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अभी हम बात किसी कर रहे हैं, शॉर्ट रन की। एंड जेएम कीन्स के अनुसार शॉर्ट रन में कम समय के अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज कर नहीं सकते, तो इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एंड ये आपका कंजम्पशन है। अब अगर मैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ दूं, अब अगर मैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। जोड़िए, 40 + 40 80, 120 + 40 160, 200 + 40 240, 320, 400 एंड 480। ये आ गया मेरा एग्रीगेट डिमांड। तो इस प्रकार से बनती है 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड की टेबल, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को जोड़ के, कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़कर मुझे मिल जाएगा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब इसके डायग्राम पे आते हैं कि इसका भाई साहब डियाग्राम, इसका डियाग्राम कैसे बनेगा। तो जरा सुनेंगे। इनकम लिखेंगे बच्चों हमारे कौन से एक्सिस पे जी, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये हमारा सॉरी ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स है, ये हमारी वाइफ है, सॉरी वाइफ नहीं वाई, ये एक्स है, ये वाई है। एंड ये रहे हम कहाँ भाई 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 ये रहे हम एक्स और वाइफ दोनों को चला रहे हैं। ठीक है, इनकम 0 100 200 300 400 500। तो यहां पे लिखता हूं मैं इनकम 100 200 300 400 और 500। एंड बात करें एग्रीगेट डिमांड की 80 160, तो चलो लिखता हूं मैं यहां पे कि 80 160, उसके बाद 240 320 400 और भी ऊपर है क्या, ये लो जी 480। ठीक है, तो 0 100 200 300 400 500, 80 160 240 320 400 और 480। आइए डायग्राम बनाते हैं। जब इनकम 0 तो एग्रीगेट डिमांड 80, तो 0 पे 80 ये वाला पॉइंट आ गया, 0 पे 80 ये वाला पॉइंट आ गया। इनकम 100, एग्रीगेट डिमांड 160, तो बताइए 100 पर 160 ये वाला पॉइंट आ गया मेरे ख्याल से। उसके बाद बताओ, एक मिनट, हाँ भाई 100 पर 160 ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद 200 पे 240, तो 200 पे 240 लगभग यही पे आएगा। ठीक है जी। उसके बाद 300 पे 320, तो 300 पे 320 लगभग मान लो यहां पे आएगा हमारा। 400 पे 400 ये आ गया मान लीजिए।
एंड 500 पे 480, ये आ गया। अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, ये इन सबको जोड़ दिया तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया एग्रीगेट डिमांड कर्व इज इक्वल टू क्या है मेरा, सी प्लस आई। ये बन गया एग्रीगेट डिमांड कर्व सी प्लस आई, ठीक है। एक वैल्यू मेरी ये रही कि 0 पे 80, 100 पे 160, 200 पे 240, 300 पे 320, 400 पे 400 एंड 500 पे 480, और मैंने इन सब वैल्यू को जोड़ा, आई गॉट माई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड का स्लोप कैसे होगा, बिल्कुल ऊपर की ओर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की ओर है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। चलिए, सो होपफुली आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बना वो भी समझ में आपको आ गया होगा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है एंड एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। डिमांड हो गया, नेक्स्ट क्लास में सप्लाई करेंगे एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से इक्विलिब्रियम किस प्रकार आता है, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। तो जुड़ रहिए मेरे साथ। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मजा आया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गॉड में ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।